नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। कोरोना की दूसरी लहर के बीच क्या आगरा के पारस अस्पताल में बेड खाली कराने के लिए मॉक ड्रिल के नाम पर मौत का खेल खेला गया? झकझोर देने वाला सवाल यह है कि उन डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स ने यह तथाकथित मॉक ड्रिल क्यों की, जिनके लिए तालियां और थालियां बजाई गई? ये सवाल तब उठने शुरू हुए हैं जब कुछ वायरल वीडियो बाहर आए। सबसे पहले आइए आपको वो वायरल वीडियो सुनाते हैं। बोले बॉस, आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो। ऑक्सीजन कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं मंगा सकता ऑक्सीजन। आपको बता दूं सिचुएशन, मोदी नगर ड्राई हो गया, हमारे हाथ पर फूल गए। हमने भैया फिर कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर समझाना शुरू किया, भाई समझो बात, समझो बात। कुछ लोग कर समझदार भी थे उसमें, जो भी पेंडुलम बने रहे, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। मैंने कोई नहीं जा रहा, छोड़ना मत लगाओ, छोड़ो। अब वो छांटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, जो बिल्कुल ही डेडलाइन पे है। एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। सही बात है, सही बात है। एक मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई, सब दोषी मंदिर। ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई, सुन करके सबके। फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए थे। 22 मरीज छट गए और भाई साहब जे मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल। छपड़ा गए, नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो, 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए। हम चलो जे बचे 74 बचे। सही बात है। महीने टाइम मिल जाएगा। फिर वो दी सलाह कि अपना अपना सिलेंडर लाओ, तामीरदारों से। हाँ, कुछ लोग उसमें सबसे बड़ा प्रयोग यही, सबसे बड़ा प्रयोग यही रहा। और पारस अस्पताल पर गंभीर आरोप लगने लगे और लगने शुरू हो गए कि अस्पताल प्रबंधन ने अपनी सफाई दी और यह कहा कि ऑक्सीजन की किल्लत थी, इसलिए ये पता लगा रहे थे कि किन मरीजों को ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत है। हालांकि मरीजों की ऑक्सीजन 5 मिनट रोक देने की दलील गले नहीं उतरती। फिर भी आपको अस्पताल का पक्ष भी सुना देते हैं। ट्रायल बेड तो है ही नहीं सर, वो तो वीडियो में दिखाया गया है। वीडियो में आप साफ तौर से कह रहे हैं कि हमने 7 बजे मॉक ड्रिल का है। मॉक ड्रिल का मतलब होता है कि किसी घटना को फेस करने से पहले उसके लिए एहतियात बरत लिए जाए। बंद नहीं हमने 7 बजे में भी हमने 7 नहीं कहा है, मैंने ये कहा कि 7 बजे मॉक ड्रिल की गई, जिसमें 22 मरीज छट गए। छट गए माने वो मरीज थे जो बहुत क्रिटिकल थे, जो हाई फ्लो पर थे, बाईपैप पर थे, वेंटिलेटर पर थे, जिनकी ऑक्सीजन से बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता था। अगर ऑक्सीजन की किल्लत आती तो वो मरीज सबसे पहले प्रभावित होते, उनके जीवन खतरे में पड़ते। नहीं बता रहे हैं कि 22 मतलब वो 22 मरीज लोगों को कैटेगराइज किया कि दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन द ऑक्सीजन, जिनके फ्लो हम कम नहीं कर सकते। मैंने एक बार भी नहीं बोला कि मैंने ऑक्सीजन बंद की। तो सर आप ऑन कैमरा मानते हैं कि जो 22 वाला जो आप जो आंकड़ा लोग दे रहे हैं वीडियो में, वायरल वीडियो में, वो बोल के झूठ है? बिल्कुल झूठ है, 22 डेथ हुई नहीं है हमारे यहाँ। सफाई आती रही, लेकिन उन लोगों का गुस्सा उबलने लगा जिन्होंने अप्रैल में उसी तारीख के आसपास अपने परिजनों को खोया जिस समय का यह वीडियो बताया जा रहा है। अब वो चाहते हैं कि पारस अस्पताल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मैंने अपनी वाइफ को 23 अप्रैल को मैंने पारस हॉस्पिटल में अपनी वाइफ को एडमिट कराया था, क्योंकि उसको पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे, क्योंकि उसकी जो मृत्यु हुई वो 27 अप्रैल को हुई है। और कोविड कॉम्प्लिकेशन मैंने ये देख रहा हूँ कि उसमें अगर मैं आज की रिपोर्ट से चेक कर रहा हूँ, जैसे कि जिसके हिसाब से, तो उसमें सब नेगलेंसी हुई है कि उसकी ब्लड रिपोर्ट्स भी सिर्फ मात्र CBC और 1-2 टेस्ट ही कराए गए। ऐसे ही मेरे को लगता है मेरी मिसेज के लिए कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट में नेगलेंसी हुई, जिसकी वजह से उन्हें सिर्फ मात्र CBC की रिपोर्ट और 1-2 रिपोर्ट की, अदर्स उनको DMR वगैरह नहीं किया। मौजूद थे जिस समय डेथ हुई है? हाँ, मैं उस समय मौजूद था। तो हॉस्पिटल के अंदर कितने लोगों की उस समय डेथ हुई थी? कितनी डेथ बॉडी? मैं समझता हूँ कि जिस समय मैं ICU में था, जब मेरे फादर थे या मेरी मिसेज थी, तो ICU मेरे सामने देखते देखते ऑलमोस्ट पूरा खाली हो चुका था। 26 तारीख को मेरे पास डॉक्टर अरविंद जैन साहब का फ़ोन आता है। वो मुझसे कहते हैं, अशोक भाई हम आपके फादर को नहीं बचा पाएंगे। मैंने पूछा, डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हो आप तो भगवान का रूप हो। तब इनका ये कहना था कि वो बात ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी है अशोक भाई, और ऑक्सीजन के बिना मैं आपके फादर को नहीं रख सकता। हम लोग 6 सिलेंडर लेके यहाँ पर पारस के स्टाफ के साथ मैं आ गया। बहुत मुश्किल
10 या 15 मिनट के बाद ही मेरे बेटे का फ़ोन मेरे पास आता है और मेरा बेटा मुझसे कहता है कि पापा आप जल्दी से जो है हॉस्पिटल आ जाइए कि दादू की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है। जब तक मैं यहाँ आया तो डॉक्टर साहब ने मेरे से 2 शब्द कहे कि आई एम सॉरी, ही इज़ नो मोर। अपनों को खोने वाले रिश्तेदार और कुछ आम नागरिक अस्पताल के बाहर विरोध दर्ज कराने पहुंच गए तो कांग्रेस ने भी विरोध प्रदर्शन किया और थाने में जाकर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। इस बीच मामला लखनऊ तक पहुंच गया है। महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पारस अस्पताल को सील किया जाएगा, हालांकि उससे पहले अस्पताल के 55 मरीज दूसरी जगह शिफ्ट किए जाएंगे। तो यह है अब तक का पूरा घटनाक्रम। लेकिन सवाल इंडिया का है ये, आगरा के अस्पताल में मौत की मॉक ड्रिल की गई है क्या जानबूझकर 22 मरीजों की जान से खिलवाड़ किया गया है? सीधे सवाल है। परिजनों को आप क्या जवाब देंगे? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। आलोक वत्स नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सुनील साजन प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस, शरद प्रधान वरिष्ठ पत्रकार और शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वत्स जी, सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे। आप मुझे यह बताइए कि ऐसा कैसे हो सकता है और आप कैसे मनाएंगे लोगों को जब वो गुस्सा होंगे इस बात से कि एक अस्पताल में जो डॉक्टर जिनसे ही उम्मीद थी वो ये कहते पाए गए हैं कि हमने 5 मिनट के लिए मॉक ड्रिल के लिए बंद किया और लोग नीले पड़ने लगे। आपका कहना सही है, लेकिन यह पार्टी से ऊपर का मामला है। इसको बेवजह लोग घसीटकर बीजेपी से जोड़ रहे हैं। ये एक आदमी का वैशीपन, एक डॉक्टर का पागलपन, एक डॉक्टर का मर्डरस अटेम्प्ट, ट्रेचरस अटेम्प्ट, यह कहा जा सकता है कि उसने अपने प्राइवेट अस्पताल में, पारस हॉस्पिटल में 5 मिनट का मॉक ड्रिल क्यों करवाया, किस लिए करवाया, यह सबका जवाब वही दे सकता है। लेकिन जो वहां के डीएम प्रभु ने कहा है, अगर वो बात सही है तो शायद इस मॉक ड्रिल से किसी की मौत नहीं हुई है। बट दिस इज अ मैटर टू बी प्रोब। ये अभी बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं, मौतें हुई हैं। फिर ये आपने पहले क्यों कंक्लूड कर दिया? अगर आप कह रहे हैं कि अभी इसमें मामला विवेचना के अधीन है, विचाराधीन है, तो ये विचाराधीन होते होते आप क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं? दरअसल एक पृष्ठभूमि है ना ये क्लीन चिट देने की। मुख्यमंत्री का ये कहना है कि कोई शॉर्टेज नहीं है ऑक्सीजन की। नहीं, मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। वहां के डीएम प्रभु का बयान है कि इस कारण वहां कोई मौत नहीं हुई है, ऐसे उनके पास जानकारी है अभी तक। आप मुझे बताइए कि ये मौतें हुई हो, मैं ये सवाल क्यों ना पूछूं कि ये प्रशासनिक लीपापोती भी हो सकती है? क्यों लीपापोती होगी तो ऑलरेडी हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर जांच कमीशन बैठा दिया है। आप मुझे ये बताइए कि सूबे के मुख्यमंत्री ने, जब ये पूरा मामला जिस समय का है, सूबे के मुख्यमंत्री ने ये बोला था कि नहीं बोला था कि कोई ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं है, कोई दवाई की शॉर्टेज नहीं है, कोई बेड की शॉर्टेज नहीं है? तो इसमें ऑक्सीजन की शॉर्टेज की बात कहां हुई? वही तो कह रहे हैं लोग। कर रहे थे कि कौन आदमी, वो अपना बिस्तर खाली कराना चाहते थे लोगों से। उन्होंने खुद इस बात को कबूला है कि 74 आदमी को हमने कहा कि आप लोग या तो घर जाइए या अपना सिलेंडर ले आइए। ठीक है सुनील जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए संकेत जी, जो दृश्य हमको, आपको और पूरे देश ने देखे हैं, उसका सच धीरे धीरे सामने आ रहा है। सरकार लगातार अभी भी झूठ बोल रही है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, बेड की कमी नहीं थी, दवा की कमी नहीं थी, इंजेक्शन की कमी नहीं थी, गांव-गांव टेस्टिंग हो रहे थे, लेकिन ये सरासर झूठ है। ये आगरा वो शहर है संकेत जी, जब पहले इस देश में कोरोना आया तो उत्तर प्रदेश में जो पहला पेशेंट मिला था वो आगरा में मिला था। यही योगी सरकार ने उसे दिल्ली भेजा था। तो जो उत्तर प्रदेश में पहला पेशेंट आगरा मिला, तो इस 1.5 साल में आपने आगरा में कौन से इंतजाम किए, कौन सा कोविड हॉस्पिटल बनाया, सरकार ने कौन से काम किए? और जहां तक प्राइवेट हॉस्पिटलों की स्थिति है, ये पारस हॉस्पिटल एक उदाहरण हो सकता है संकेत जी।
इस तरीके से लोगों की मौत हुई है, इस तरीके से लोगों का मर्डर हुआ है योगी सरकार के नेतृत्व में। इसीलिए शमशानों पर लाइन थी, इसीलिए नदियों के किनारे लाशें थी। इसका जवाब नहीं है इनके पास। ये बहसीपना उस डॉक्टर आलोक शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये एक जरूरी बात कह रहे हैं सुनील साजन जी का भी है कि अगर इस तरीके का एक प्रकरण सामने आया है आलोक जी, एक अस्पताल से, जिसमें डॉक्टर तथाकथित रूप से यह कह रहा है कि हमने ऑक्सीजन बंद कर दी। कहां गए आलोक जी? लगता है कहीं चले गए, वापस आएंगे। हाँ आलोक जी वापस आ गए। आलोक जी, अगर ये एक अस्पताल का प्रकरण है तो न जाने और कैसे कितने अस्पताल होंगे जिनके बारे में हमें पता ही नहीं। और शायद यही कारण तो नहीं है कि वो लगातार अनगिनत लोगों की मृत्यु हुई, लाशों का ढेर दिखा, लेकिन सरकारी आंकड़ों में वो नहीं आया। देखिए, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है संकेत भाई, कि जैसा आगरा में एक प्रकरण आया है, ये तो स्टिंग ऑपरेशन और खुफिया कैमरे के माध्यम से आया है। आप दिल्ली के कई अस्पतालों में इस तरह का हुआ, उसके पीछे क्या कारण था? गोवा में 3 दिन के अंदर 75 से ज्यादा लोगों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मृत्यु हुई, उसके पीछे क्या कारण था? मुझे लगता है सबसे पहला बड़ा कारण तो मोदी सरकार है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट होने की वजह से ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथ में था, और केंद्र सरकार पूरी की पूरी वेस्ट बंगाल बैठी हुई थी। उनको ना आगरा से, ना दिल्ली से, ना इंदौर से, किसी राज्य से, किसी शहर से कोई मतलब नहीं था। ऑक्सीजन अगर प्रॉपर होती तो शायद यहां भी नहीं होता। और जो ये विषय है, ये बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय है। इस विषय की पूरी तह तक जाना होगा, और अगर यहाँ पर डॉक्टर ने या हॉस्पिटल ने जानबूझकर ऐसा किया है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज दिक्कत ये है कि केंद्र सरकार अपनी एक भी जिम्मेवारी क्यों नहीं मान रही है? रेमडेसिविर एक्सपोर्ट कर दिया, क्या वो रीजनल पार्टीज ने कर दिया या कांग्रेस ने कर दिया? ऑक्सीजन डबल एक्सपोर्ट हो गई पिछले वर्ष से इस वर्ष, क्या वो कांग्रेस ने या दूसरे दलों? उसमें और मुद्दे जरूर उठा रहे हैं, लेकिन अभी मैं अपने आप को इसी मुद्दे से सीमित रखना चाह रहा हूं। शरद प्रधान जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आऊंगा आलोक जी, वापस आऊंगा घूम के आपके पास। शरद जी, आप मुझे ये बताइए कि जो मूल सवाल है वो ये है, तमाम सवाल उठाए गए कि इतने सारे लोग जो शमशान घाट पहुंच रहे हैं, जिनकी तस्वीरें हमने देखी अलग अलग जगहों पर, जो छिछली कब्रें हैं वो देखी हमने इलाहाबाद में, कानपुर में, उन्नाव में और जगहों पर, लेकिन सरकारी आंकड़ों में उनका जिक्र उस तरीके से शायद नहीं था जिस तरीके से संख्या दिख रही थी तस्वीरों में। अब अगर ये एक अस्पताल का हाल है तो आप सोचिए बाकी जगह क्या हुआ होगा। मेरी तो व्यक्तिगत जानकारी में है, खासतौर से आगरे का, कि वहां के विभिन्न प्राइवेट अस्पतालों में, और प्राइवेट में लोग इसलिए ज्यादा जा रहे थे क्योंकि सरकारी अस्पताल में व्यवस्था नहीं थी, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स लूट रहे थे मरीजों को। कुछ के खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन अधिकतर जो है इसी तरह से बच गए, जैसे ये पारस हॉस्पिटल। और ये तो अब तो ये खानापुरी, ये जो जांच कमीशन बता रहे हैं, जांचें कैसी होती है, मुझे तो हंसी आती है सोच करके। जांच इसीलिए बैठा ली जाती है कि किसी को बचाना होता है, और उसको निकाल दिया जाता है। यहाँ के केस में बड़ा स्पष्ट है कि सरकार आंकड़े खाली छुपा नहीं रही थी, इस बात की धमकी भी दे रही थी। देखिए, खाली ये नहीं था कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ये था कि जो कहेगा ऑक्सीजन की कमी है उसको एनएसए में बंद कर दे। मतलब देयर इज अ लिमिट। आप कैसे सोच सकते हैं लोकतंत्र में, अगर कोई चीज, बल्कि उससे कोई अगर आपको बता रहा है कि ऑक्सीजन की कमी, तो उससे प्रसन्न होइए, वो फीडबैक की तरह से लीजिए। लेकिन जब तानाशाह ही सरकार हो जाए तब बड़ा मुश्किल होता है जी। और होता है कि बस आई एम राइट, बाकी सब दुनिया गलत है। तो यूपी में यही प्रॉब्लम हुई है, इसलिए हालात बिगड़े। जब आप मानने को डिनायल मोड में चले जाएंगे, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में मशहूर है कि वो डिनायल मोड में बहुत रहते हैं, वो अपने बारे में कोई गलत चीज नहीं सुन सकते। वो उनके हिसाब से प्रदेश में राम राज्य है, कोई तकलीफ किसी को है ही नहीं, जो गलती है वो दूसरों की है। हाँ, मैं शिवम त्यागी जी के पास जाना चाहता हूं। आपने सुना शरद जी ने क्या बोला। शिवम जी, आप मुझे ये बताइए कि कल को अब हम ये चर्चा कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से हम क्या झेलने के लिए तैयार रहे उत्तर प्रदेश में? रासुका, राजद्रोह, कौन सा कानून? संकेत जी, सबसे पहले तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से शरद जी ने कहा, तो आप एक काम करिए, अगर इस देश में और इस प्रदेश में आप जांच को कहते हैं कि जांचें तो लोगों को बचाने के लिए होती है, तो लाला लैंड बनाकर फैसला ऑन द स्पॉट करना शुरू कर दीजिए। सिंघम स्टाइल आपके पास कुछ लोकतंत्र में बचा हो तो वो सजेस्ट कर दीजिए बाकी सरकारों को भी। इससे पहले कहा गया कि ऑक्सीजन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी, बिल्कुल थी, लेकिन साहब लॉजिस्टिक्स की वजह से जो ऑक्सीजन राज्यों में पहुंच नहीं पाई, कभी उनके लिए भी बोल दीजिए, बेहतर होगा, आप सिलेक्टिव ना रहें। और तीसरी बात,
मैं कहता हूं बिल्कुल अगर किसी भी हॉस्पिटल ने इस तरह का काम किया है उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। एपिडेमिक एक्ट के तहत हॉस्पिटल को सीज किया गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज वहां पर है कि वहां पर भी एक अधिकारी बैठे हैं, उन्होंने कहा कि उस दिन उस शहर में उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में 5 से 7 मृत्यु हुई और उन सबका डेटा है। बहरहाल एक इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट है, उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करने दीजिए। अगर कुछ भी चीजें निकल कर आती है सजा मिलेगी। हॉस्पिटल को शट कर दिया गया है, लेकिन आप पहले से ही अपना एक प्रीमेडिटेटेड माइंड बनाकर बैठे हैं कि एजेंसी जो है लोगों को बचाएंगी। आप मुझे ये बताइए, आप इतना मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। एक सेकंड, मुझे एक चीज, हाँ शरद जी मैं आऊंगा आपके पास। मुझे त्यागी जी आप ये बताइए, आप और वत्स साहब दोनों आप बहुत जल्दी में हैं एक किसी किस्म की सरकार को रियायत देने में, डिस्काउंट करने में इस बात को। आप मुझे बताइए ये क्यों ना सोचा जाए कि ये अस्पताल ये सब इसलिए कर रहा होगा क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री ने ये बोल दिया कि कोई शॉर्टेज नहीं है, और अगर कोई अस्पताल इस तरीके की बात करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। संकेत जी जल्दी क्या में पता हम दबाव हैं हो? और जांच, संकेत जी जल्दी में हम हैं और जांच पर विश्वास करने आपके पैनल नहीं चाहते। जल्दी में हम हैं, जांच आप नहीं चाहते कि जांच हो और जांच में सबको बचाया जाएगा, लाया जाएगा। आपने पहले ही डिसीजन दे दिया और जल्दी में सरकार है। सरकार कहती है कि अगर कोई भी ऐसा प्रकरण सामने आया है उसका एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जो हो रहा है। अब आप कहते हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन को बिलीव ही नहीं करते क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में तो लोगों को बचाया जा सकता है। तो आप एक लोकतांत्रिक ढांचे ठीक है में किस तरह से जांच शरद करते जी हैं? आपकी बताइए, बात, आपके पास आपकी कही हुई बात पर तंज है तो आप जवाब दे दें। राइट टू रिप्लाई। हाँ नहीं, बिल्कुल ये हमारा मानना ये है कि जब सरकार का जो एटीट्यूड होता है उस पर डिपेंड करता है जांच कैसे होगी। जब सरकार शुरू से पूर्वाग्रह से ये चल रही है और साफ दिख रहा है, आप लोगों के एटीट्यूड से दिख रहा है कि किस तरीके से, मैं तो सोच रहा था आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं लेकिन आप तो बीजेपी के स्पोक्समैन है, मुझे नहीं पता था। और आप पहले से ही प्री डिटर्मिन तो आप कर रहे हैं, प्री डिटर्मिन तो आप कर रहे हैं कि कोई गलत हुआ ही नहीं। आपके बोलने से, आपके गुस्से से दिख रहा है कि आपको तकलीफ हो रही है सुनने में कि सरकार की कोई कमी है। नहीं हूँ, शिवम त्यागी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंसिडेंट इंपॉर्टेंट है। मैं कितना लोकतांत्रिक बात करेंगे तो बिल्कुल तकलीफ होगी। अलोकतांत्रिक, अरे भैया, अरे अलोकतांत्रिक आप तो कम से कम मत कहिए, आप इससे नाराज हो जाएंगे, आपके मुख्यमंत्री नाराज हो जाएंगे। इस तरीके का एलिगेशन लगाया उसको खड़ा करके गोली मार दे, क्या करें? हकीकत है, लाशें अगर घूम रही थी, नदियों में तैर रही थी, तो हकीकत है। आपने पट्टी बांध रखी, हमने पट्टी नहीं बांधी। आप लगता है कि आपके लिए जरूरी है पट्टी बांधना, आपके नंबर कट जाएंगे। आप 8 को पट्टी बांधेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। किसी आतंकवादी संगठन से हैं आप, लोकतांत्रिक हो ही नहीं सकते आप किसी वत्स साहब ये क्या, ये देखिए यही मुझे इसी एक सेकंड शरद जी, मुझे इसी बात का डर था कि ये कार्यक्रम खत्म होते होते हम आईसीएस, हम अलकायदा, हम इंडियन मुजाहिदीन या हम रासूका या एनएसए के लायक हो जाएं। अब यही एक बहुत बड़ा खतरा है। बहरहाल इस बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है। वत्स साहब मैं आपसे एक सेकंड, नहीं, जांच बचाने के लिए बैठाया जाता है, ये कौन सा सेंटेंस हुआ? जो आपके जैसे लोग बैठा इसमें योगी जी का क्या हाथ चली जाएगी? दिख रहा है आपके। एक सेकंड, हम लोग जो है मेन मुद्दे से भटक रहे हैं। एक काम ये करेंगे, अच्छा वत्स साहब सुनिए, मेरे पास इसका एक समाधान है। समाधान ये है, ये कार्यक्रम हम आगे चलाते हैं। आप लोग इस कार्यक्रम के बाद जो है शरद जी और आप फोन पर निपट लीजिएगा एक दूसरे से इस कार्यक्रम के बाद। अभी कार्यक्रम चलने दीजिए। मैं जल्दी से आलोक शर्मा जी के पास आना चाहता हूं। शर्मा जी आप मुझे ये बताइए, जांच, क्योंकि जांच पर जिक्र हो रहा है कि जांच तो होने दो। अब ये बात तो सच है, उससे पहले एक कुछ अगर हम प्री कंसीव्ड नोशन बना लें या एक माइंडसेट बना लें कि हाँ यही हुआ होगा, तो वो तो ठीक नहीं होगी बात। संकेत भाई बिल्कुल ठीक नहीं होगी, लेकिन 2000 फरवरी में सरकार आई, उसके बाद से 100 एसआईटी बन चुकी हैं उत्तर प्रदेश में, सैकड़ा पार हो चुका है, एक भी एसआईटी का उत्तर नहीं आया। हाथरस जैसी जघन्य घटना हुई, उसकी जांच कहां तक पहुंची? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक भी एसआईटी का उत्तर अभी तक इस सरकार ने नहीं दिया है। भाई क्या कर रहे हैं आप? आपकी सरकार को आए अब लगभग 4.25 साल हो गए, एक एसआईटी का उत्तर 4.25 साल में अगर किसी को मिला हो, कोई चार्जशीट फाइल की हो तो बता दीजिए। बताइए वत्स जी, बताइए। अब आपकी जांच का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो ये है शर्मा जी के हिसाब से। विकास दुबे का मामला है। मैं इससे एग्री नहीं कर रहा हूं। हमारे यहाँ जो एसआईटी में है काफी चीजों की रिप्लाई आई है और हमने उसको लोकतांत्रिक ढंग से दिया है।
ये इनका कहना कि नहीं आप आई है। मुझे ये बताइए, इस मामले की जांच कब तक होगी? कोई टाइम फ्रेम है या बस चलता ही रहेगा? ये एसआईटी हमने बैठाई थी और इसका उत्तर टाइम आया फ्रेम, उसकी जनता को। टाइम फ्रेम हेल्थ डिपार्टमेंट तय करेगा, टाइम फ्रेम मुख्यमंत्री का ऑफिस तय करेगा। मैं टाइम फ्रेम तय करने वाला कोई नहीं हूं, लेकिन बिल्कुल टाइम फ्रेम के अंदर इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और लोकतांत्रिक ढंग से की जाएगी। अगर इनको जेल भेजना पड़ा। ठीक है सुनील साजन, मैं आपके पास आना चाहता हूं। एक सेकंड सुनील जी, आप मुझे ये बताइए, देखिए ये तो एक प्रकरण हुआ जिसमें ये मामला सामने आ गया है। अब अस्पताल अपनी बात रख रहा है, उन्होंने कहा है कि संदर्भ गलत आपने पकड़ लिया। ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोल रहे थे कि हमने लोगों को ऑक्सीजन बंद करके मार डाला, वो कुछ और संदर्भ अपना बता रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जांच सिर्फ इसकी हो या ढंग से इस बात की जांच हो कि उस समय अस्पताल कर क्या रहे थे जब ये सब बातें बोली जा रही थी कि कोई शॉर्टेज नहीं है। जांच इस बात की होनी चाहिए कि अगर आगरा के एक हॉस्पिटल की ये करतूत निकल के आई है जो मानवता को मारती है, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों में मानवता बची है कि नहीं बची है, किस तरीके से हॉस्पिटल के लिए, किस तरीके से महामारी में जो लोग मरे हैं उनके लिए भी सफाई देने को तैयार है। ये तो इनकी मानवता जाने। लेकिन मैं केवल एक बात कह सकता हूं, अगर आगरा की डीएम की माने तो 3 लोगों की मौत हुई, डॉक्टर की माने तो 22 लोग मर गए। तो देखिए इनका जो सरकारी जो आंकड़े छिपाए गए हमसे आपसे, ये इसी में दर्शाता है कि डॉक्टर कुछ कह रहा है, मरने वाले परिजन के जो लोग हैं परिजन कुछ कह रहे हैं, डीएम कुछ कह रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सरासर झूठ बोल रहे हैं। हम केवल एक बात कर रहे हैं, आप एसआईटी की बात कर रहे हैं, अभी आलोक जी को मैं सुन रहा था ऐसा ही कह रहे हैं। कितनी एसआईटी आपने गठित की? सदन में हम लोगों ने कई मामलों में एसआईटी जांच मुख्यमंत्री जी ने कराई, आज तक किसी एसआईटी की रिपोर्ट आई, किसी के खिलाफ आपने कार्रवाई की है कि केवल एसआईटी का गठन करने के लिए आए? नहीं तो आप मुझे ये बताइए कि क्या टाइम फ्रेम पर एक समय सीमा नहीं बांध देनी चाहिए? आप वो सवाल उठाइए। बिल्कुल समय सीमा बांध देनी चाहिए और जब भी एसआईटी की जांच किसी पर भी लगे या एसआईटी की जांच कराई जाए तो कम से कम ये कह दिया जाए कि 30 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, इसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन 4 साल से अधिक समय मेरे पास खत्म हो रहा है शरद आज तक। वो बोल रहे हैं, बोलिए। नहीं शरद जी, समय खत्म हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आप अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स। नहीं, मेरा मानना यह है कि ये बड़ा दुर्भाग्यवश है कि सरकार इस तरह के नाजायज लोगों को डिफेंड करने में पहले उतर आती है, ये पहले से कह करके कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब आप ये सोच के चलेंगे तो कहां से जांच का क्या माने होगा? अगर आप पहले से तय करके पहले से फिर करके चलेंगे। सारी प्रॉब्लम ये है और ये शुरू से रखा गया कि सरकार के मुख्यमंत्री मानने को तैयार रही है कि किसी प्रकार की कोई कमी थी। ऑक्सीजन सारी दुनिया को दिख रही है, उनको ना लाशें दिखती है, उन्होंने कह दिया कि लाशें परंपरागत तरीके से बह रही है नदी में। तो ये जब अगर माइंड का अप्रोच ये होगा, पहले से आप तय करके रखेंगे तो अफसर को भी मैसेज चला जाता है कि जांच में क्या निकालना है। बिल्कुल, जब मुख्यमंत्री का एटीट्यूड कुछ नहीं गड़बड़ होगा। चलिए समय खत्म हो गया है मेरे पास जी। बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का इस बहस में जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। उम्मीद यह है कि आगे चलकर एक समय सीमा के तहत कार्रवाई हो। सवाल इंडिया का वक्त है एक ब्रेक का।